हम यहाँ पे हैं फोर्टिनेट फायरवॉल की ट्रेनिंग के लिए। तो पूरी ट्रेनिंग के अंदर हम क्या कवर करेंगे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा हो गया, तो कंटेंट आपके साथ शेयर कर दिया गया होगा, नहीं किया है तो आप जा सकते हो सीधा imedita.com/Fortinet ट्रेनिंग। यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा जो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर क्या सीखोगे वो आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ये ब्रीफिंग रहेगी कि क्या क्या करने वाले हैं। डिटेल आप इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान करोगे डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आप देखोगे, आपको मिलेगा कि या हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि सबसे पहले फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन, यानी फोर्टिगेट फायरवॉल कौन कौन से फीचर सपोर्ट करता है। ये वही फीचर्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इससे भी पहले हम यहाँ पे करेंगे फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो फायरवॉल क्या है, कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, फोर्टिगेट कौन कौन सी फायरवॉल टेक्निक आपको प्रोवाइड करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा रहेगा फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन, फोर्टिगेट फीचर्स के बारे में रहेगा। तो फायरवॉल इंट्रोडक्शन प्लस फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन आपका रहेगा। फिर आप सीखोगे कि हम फोर्टिगेट की लैब सेटअप किस प्रकार से करेंगे। तो लैब बनाने के लिए जो जो जरूरी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। लैब कैसे बनानी है वो आपको बता दिया जाएगा, जो आप अपने लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप पे बना सकते हो। फिर हमारा यहाँ पे रहेगा बेसिक्स विद GUI एंड CLI। तो हमारी पूरी की पूरी ट्रेनिंग दो प्रकार से होगी, GUI और CLI के अंदर। पहले हम GUI से करेंगे, जो चीजें GUI में होंगी वो GUI के अंदर, जो CLI में होंगी वो आपको CLI से कराई जाएंगी। और हाँ, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग आपकी CLI के द्वारा होगी, तो वो आपको CLI से ही बताई जाएगी। बेसिक्स के पश्चात आप सीखोगे फोर्टिगेट फायरवॉल पे राउटिंग राउटिंग करना। तो राउटिंग के अंदर आप सीखोगे स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग GUI और CLI के द्वारा। फिर आपका यहाँ पे रहेगा जोन इम्प्लीमेंटेशन। अब जोन क्या है, यानी कि जैसे अगर आपको और फायरवॉल की नॉलेज हो तो पोलो अल्टो की मैं बात करूंगा। तो पोलो अल्टो के अंदर होता क्या है, हम जोन बनाते हैं, जोन के अंदर इंटरफेस डालते हैं और फिर जोन बेस पॉलिसी हम वहां पे डिप्लॉय करते हैं। तो जो फोर्टिगेट है उस पे हम बाय डिफॉल्ट पॉलिसी लगाते हैं बेसिस ऑन इंटरफेस की। जब ट्रैफिक एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे जा रहा है तो हम ट्रैफिक को अलाउ करते हैं। लेकिन ये आपका फोर्टिगेट वाला फायरवॉल जोन भी सपोर्टेड करता है। तो पोलो अल्टो की तरह आप जोन बेस्ड पॉलिसी भी डिप्लॉय कर सकते हो। डन हुआ। उसके पश्चात आपका रहेगा रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग। तो फोर्टिगेट फायरवॉल पे रिप किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाएगा एडवांस वे के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग आप सीखोगे। रिप के पश्चात आप सीखोगे OSPF इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग CLI और GUI के द्वारा। जो उसके पश्चात फिर आपका रहेगा IS इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग। IS जो है, अब वैसे तो ये IS भी यूज करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो रेयरली ये कोई यूज करता है, बट हाँ फोर्टिगेट फायरवॉल पे सपोर्टेड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग आपको यहाँ पे बताया जाएगा। उसके पश्चात फिर आपका रहेगा यहाँ पे लिंक मॉनिटरिंग। अब लिंक मॉनिटरिंग क्या है ये जानने के लिए आपको यदि सिस्को डिवाइस की नॉलेज है तो सिस्को डिवाइस पे हम बनाते हैं SLA सर्विस लेवल
एग्रीमेंट। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट की मदद से हम नेक्स्ट होप या बियॉन्ड नेक्स्ट होप रीचेबिलिटी चेक कर सकते हैं और उसको हम ऐड कर सकते हैं अपने स्टैटिक राउट के साथ। यदि नेक्स्ट होप रीचेबल है तो उस राउट का इस्तेमाल किया जाए, अदरवाइज उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो जो चीज सिस्को के अंदर SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहलाती है, वही फोर्टीगेट के अंदर आपकी क्या कहलाती है, लिंक मॉनिटरिंग कहलाती है। जब आपका IPv4 की राउटिंग हो जाएगी, फिर आपकी IPv6 राउटिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि आपका रिप एनजी के से पहले आपका IPv6 का स्टैटिक और डिफॉल्ट भी आपको कराया जाएगा। तो स्टैटिक डिफॉल्ट के साथ रिप एनजी, OSPF v3, ISIS v6 भी आपको डिप्लॉय करना सिखाया जाएगा और IPv6 का BGP यानी कि MPBGP इम्प्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग भी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। और जिस प्रकार IPv4 पे आपने लिंक मॉनिटरिंग किया, वैसे ही आप IPv6 के अंदर क्या करोगे, लिंक मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर करोगे। जब राउटिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका स्टार्ट होगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है, कितने प्रकार का है, कैसे डिप्लॉय करेंगे फोर्टीगेट फायरवॉल पे, IPv4 पे, वो आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल कराया जाएगा। यूजर ऑथेंटिकेशन हम ऐड करेंगे। उसी प्रकार IPv6 यूजर नेटिंग और यूजर ऑथेंटिकेशन हमारा यहाँ पे रहेगा। तो जब राउटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका स्टार्ट किया जाएगा IPsec VPN और साइट टू साइट VPN। तो IPsec VPN या साइट टू साइट VPN क्या है, कौन कौन सी टर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा यहाँ पे रहेगा। और फिर हम सीखेंगे फोर्टीगेट फायरवॉल पे साइट टू साइट VPN बनाना GUI के द्वारा। पहले राउट बेस बनाएंगे, फिर हम पॉलिसी बेस भी बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा विजार्ड के द्वारा और कस्टम विजार्ड के द्वारा, इनबिल्ट विजार्ड और कस्टम विजार्ड के द्वारा आप ये VPN बनाना सीखोगे। फिर साइट टू साइट VPN हाइक वर्जन 2 के द्वारा आप सीखोगे। तो ये तो हमारा रहेगा जो है GUI से। फिर आप सीखोगे पॉलिसी बेस VPN। पॉलिसी बेस VPN यानी कि राउट बेस VPN के अंदर तो हम बताते हैं कि जब इस डेस्टिनेशन पे जाना हो तो VPN का इस्तेमाल हो, जबकि पॉलिसी बेस VPN में हम ये बताते हैं कि जब सोर्स ये हो, डेस्टिनेशन ये हो, तो VPN का इस्तेमाल करना है। तो फोर्टीगेट फायरवॉल राउट बेस VPN और राउट बेस VPN और आपका पॉलिसी बेस VPN दोनों सपोर्ट करता है, वो आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ अब जरूरी नहीं है कि आपको हर कंपनी में फोर्टीगेट ही मिलेगा, तो आपको बताया जाएगा फोर्टीगेट और सिस्को राउटर के साथ फोर्टीगेट और सिस्को राउटर के साथ VPN कैसे बनाएंगे, फोर्टीगेट और सिस्को ASA के साथ VPN कैसे बनाएंगे, फोर्टीगेट और पोलो अल्टो के साथ VPN कैसे बनाएंगे, फोर्टीगेट और चेक पॉइंट फायरवॉल के साथ VPN कैसे बनाएंगे, फोर्टीगेट और जुनिपर के साथ हमने साइट टू साइट VPN कैसे बनाना है। यानी केवल फोर्टीगेट ही नहीं, अनदर वेंडर के फायरवॉल के साथ भी VPN बनाना आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ VPN की ट्रबल शूटिंग भी आपको सिखाई जाएगी कि इसके साथ करेंगे तो क्या दिक्कत है या उसकी डिबगिंग किस प्रकार से करना है, ये हमारा रहेगा। IPv4 के साथ साथ आप IPv6 के साथ साइट टू साइट VPN बनाना भी सीखोगे GUI अथवा CLI के द्वारा। अब आउट VPN के जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमारे दो मेथड होते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, प्री शेयर्ड की और सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट के साथ VPN कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा ये भी आपको बताया जाएगा। VPN के पश्चात आपके पास आएगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है, फोर्टीगेट पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कैसे डिप्लॉय करेंगे वो आपको बताया जाएगा। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का सिमिलर टाइप ही है वर्चुअल वायर, वो भी कैसे इम्प्लीमेंट क्या है, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल आपको बताया जाएगा। यानी कि ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और वर्चुअल वायर आप समझ सकते हो कि दीज आर दी लेयर टू डिप्लॉयमेंट, फायरवॉल का लेयर टू डिप्लॉयमेंट होगा। उसके पश्चात आता है HA हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब कि आपने एक फायरवॉल यूज किया, कल को वो क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है, तो आपका नेटवर्क एक्सेस चला जाएगा। तो हम एक
नहीं, एक से ज्यादा फायरवॉल को एज ए ग्रुप में लगाएंगे तो एचए के अंदर हम ग्रुप करते हैं मल्टीपल फिजिकल फायरवॉल को एज ए सिंगल लॉजिकल फायरवॉल। तो आप एक उनको लॉजिकल फायरवॉल बोलो, सिंगल लॉजिकल फायरवॉल बोलो या क्लस्टर बोलो, तो हम मल्टीपल फायरवॉल को एक क्लस्टर में हम ऐड करेंगे और क्लस्टर के अंदर ऐड करेंगे जिसमें से हमारा इंप्लीमेंटेशन टाइप रहेगा एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव। एक्टिव पैसिव में एक ही फायरवॉल फॉरवर्ड करेगा, जबकि एक्टिव पैसिव के अंदर जितने भी आपने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर या ग्रुप किया है वो सारे प्रोसेस करते हैं। तो वो क्या है और कैसे है वो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सर्वर लोड बैलेंसिंग। सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या है कि आप मान के चलो कि हमारे पास जैसे हम एक्सेस करते हैं गूगल, तो हमने गूगल को एक्सेस किया। अब गूगल को एक बंदा तो एक्सेस करता नहीं है, गूगल को न जाने कितने कैंडिडेट यूजर्स जो है उसे एक्सेस करते हैं। तो बैकएंड में एक सर्वर तो होगा नहीं, मल्टीपल सर्वर्स होंगे। तो जब मल्टीपल सर्वर्स होंगे तो एसएलबी सर्वर लोड बैलेंसिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ट्रैफिक को बैकएंड सर्वर्स पे। बैकएंड सर्वर्स पे कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मैं मार्कर उठाता हूं, एक मिनट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसएलबी सर्वर लोड बैलेंसिंग। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग में हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक हो गया क्लाइंट, क्लाइंट को हमने कनेक्ट कर दिया फोर्टीगेट से, फोर्टीगेट से कनेक्टेड है हमारा स्विच, और स्विच से हमारा यहाँ पे हो गया सर्वर, सर्वर वन हो गया, फिर हमारा सर्वर टू हो गया, फिर हमारा सर्वर थ्री। इस प्रकार आप मल्टीपल सर्वर लगा सकते हो। ठीक है, अब जो है ये यूजर कहाँ से आएगा, ये इंटरनेट से आएगा। तो ये हो गया यूजर जो कनेक्टेड है आईएसपी या इंटरनेट से। अब यहाँ पे वो किसी आईपी को एक्सेस करेगा, जैसे कि पब्लिक आईपी अज्यूम किया 101.1.1 तो ये हमारा क्या हो गया, पब्लिक आईपी हो गया। अब जो पब्लिक यूजर है वो पब्लिक आईपी को हिट करेगा, यानी कि वर्चुअल आईपी को हिट करेगा। अब इस आईपी पे आने वाली रिक्वेस्ट को हम क्या करेंगे, सर्वर वन, सर्वर टू, ठीक है, और सर्वर थ्री और सर्वर फोर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बैकएंड में लगे सर्वर्स पे हम उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जैसे हम एक्सेस करते हैं जैसे कि 40net.com, तो 40net.com का अकेला कोई सर्वर थोड़ी होगा, बहुत सारे यूजर लॉगिन करते हैं। तो वहां पे उन्होंने बैकएंड में मल्टीपल सर्वर्स लगा रखे होंगे। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग की मदद से हम एक आईपी पे आने वाले ट्रैफिक को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बैकएंड के मल्टीपल सर्वर्स या एन नंबर ऑफ सर्वर्स पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डन हुआ। तो ये हमारा एसएलबी रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा एडमिन प्रोफाइल। एडमिन प्रोफाइल का मतलब क्या है कि जैसे हमारा L1 इंजीनियर है, तो L1 इंजीनियर को यदि हम फायरवॉल का एक्सेस दे देंगे तो वो अगर इसको फुल राइट दे दिया तो ये कुछ भी गलत कॉन्फ़िगर कर देगा, तो हम उसको फुल राइट नहीं देंगे। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाएंगे किस प्रकार से, जैसे कि L1 बनाया, L2 बनाया, L3 बनाया। जो L1 है उसको शो या रीड ओनली का एक्सेस देंगे, जो L2 है उसको शो प्लस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का राइट देंगे, और L3 को हम ऑल राइट्स यहाँ पे क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। तो एडमिन प्रोफाइल की मदद से हम यूजर बनाएंगे कि किस जो हमारा L1 एडमिन है वो शो यानी रीड कर सके, L2 रीड प्लस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर सके, L3 हमारा ऑल कॉन्फ़िगरेशन कर सके, वो आपका यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्या यहाँ पे, VRRP वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। आपने जब CCNA किया होगा तब सीखा होगा कि हमारे पास क्या हो गया, पीसी हो गया। तो पीसी हमने इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर दिए, लगा दिए। उसको हमने किससे कनेक्ट किया, पीसी को हमने कनेक्ट किया यहाँ पे स्विच के साथ, और स्विच से हमने क्या लगा दिया, एक
फायरवॉल यहाँ पे लगा दिया। और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, आईएसपी के साथ, या फायरवॉल नहीं मान के चलते तो यहाँ पे हमने राउटर लगा दिया। तो ये किससे कनेक्ट कर दिया, आईएसपी के साथ। इस लिंक पे, इस डिवाइस पे और इस लिंक पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हटाने के लिए हम एक राउटर नहीं, दो राउटर का इस्तेमाल करेंगे और उन्हें आईएसपी से कनेक्ट कर देंगे। अब दो राउटर हमारे हो गए, तो क्लाइंट के लिए गेटवे दो नहीं होंगे। हम यहाँ पे क्या चलाएंगे, VRRP। तो VRRP की मदद से एक को हम बनाएंगे मास्टर और दूसरे को हम बनाएंगे यहाँ पे बैकअप। तो पहले ट्रैफिक किससे जाएगा, पहले ट्रैफिक आपका मास्टर से जाएगा। अगर मास्टर डाउन हो जाएगा तो फिर जो आपका ट्रैफिक है मास्टर के डाउन होने पे किससे जाएगा, बैकअप से आपका जाएगा। तो VRRP की मदद से हम क्या दे रहे हैं, गेटवे रिडंडेंसी, गेटवे रिडंडेंसी आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो FortiGate फायरवॉल पे आप क्या लगा सकते हो, जो FortiGate का फायरवॉल है उस पे VRRP सपोर्टेड है, तो आप VRRP यहाँ पे डिप्लॉय करके गेटवे रिडंडेंसी सेट कर सकते हो। डन हुआ। उसके पश्चात आता है हमारा ADVPN। अब ADVPN क्या है और साइट टू साइट VPN क्या है, तो साइट ADVPN से पहले जो है साइट टू साइट VPN है। अब साइट टू साइट VPN कब काम आता है, कि मेरी एक लोकेशन, मेरी दो लोकेशन, जिनको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ISP के साथ कनेक्ट कर दिया। तो एक लोकेशन को दूसरी लोकेशन से मैंने ISP से कनेक्ट कर दिया और उनके बीच में जो मैंने VPN बनाया वो VPN मेरा कौन सा होगा, यहाँ पे साइट टू साइट VPN आपका होगा। अब साइट टू साइट VPN कब अच्छा रहता है, जब आपकी एक ब्रांच हो या आपकी दो ब्रांच हो या आपकी तीन ब्रांच हो। इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे क्या है, जो है मल्टीपल ब्रांचेस हैं और उनके बीच में आपने क्या बना देना है, यहाँ पे एक, दो और तीन बना दिया। तो तीन तक तो ठीक है। अब मान के चलो आपके पास कितनी ब्रांचेस हैं, 40 ब्रांचेस हैं। अब 40 ब्रांचेस के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, साइट टू साइट VPN बनाना पड़ेगा। तो एक हो गया हेडक्वार्टर और बाकी आपकी ब्रांच 1 से लेके ब्रांच 40 हो गया। तो जब साइट टू साइट VPN बनाओगे तो सभी ब्रांच किससे कम्युनिकेट करेंगी, केवल हेडक्वार्टर से कम्युनिकेट करेंगी। अब मैं चाहता हूं कि सभी सभी से कम्युनिकेट करें, तो फिर ब्रांच 1 से औरों के बीच में भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे VPN बनाना पड़ेगा। तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जब हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं और उनके बीच में हमें यहाँ पे चाहिए फुल मैश VPN, तो फुल मैश VPN फिर हमारा साइट टू साइट नहीं हो सकता। उसके लिए हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं ADVPN। तो ADVPN के अंदर क्या होता है, तो ADVPN की जब हम बात करते हैं तो ADVPN में एक हमारा रहेगा हब। तो ADVPN जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक हमारी हो गई हब साइट जिसको हमने कनेक्ट करना है ब्रांच 1, ठीक है। उसके पश्चात फिर आपका यहाँ पे ब्रांच 2, ब्रांच 3, n नंबर ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, जो आपने किससे कनेक्ट कर दिया, ISP के साथ कनेक्ट कर दिया। अब एक आपका क्या रहेगा, हब रहेगा, बाकी आपके क्या रहेंगे, स्पोक रहेंगे। तो पहले तो जो हम प्रत्येक स्पोक को, स्पोक से हब के साथ क्या बनाएंगे, प्रत्येक स्पोक से हब के साथ हमने बनाना है यहाँ पे स्टैटिक टनल, यानी ADVPN जब आप बनाओगे तो प्रत्येक स्पोक खुद को रजिस्टर करेगा, किसके साथ, खुद को रजिस्टर करेगा हब के साथ। लेकिन जब एक स्पोक दूसरे स्पोक के पास जाएगा तो उनके बीच में ऑटोमेटिक टनल बन जाएगा, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो ADVPN के अंदर जब हम बात करते हैं यहाँ पे ADVPN में एक हब बनाएंगे, बाकी को हम स्पोक बनाएंगे, n नंबर ऑफ स्पोक हो सकते हैं।
प्रत्येक स्पोक हब के साथ कैसा टनल बनाएगा, स्टैटिक टनल बनाएगा। तो सभी क्या बनाएंगे, स्टैटिक टनल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी कि प्रत्येक स्पोक हब के साथ स्टैटिक टनल बनाए। लेकिन जब स्टैटिक टनल आपका बन जाएगा और अब चाहते हो कि एक स्पोक दूसरे स्पोक से कम्युनिकेट करे, तो उनके बीच में ये वाला जो टनल है ये कैसा बनेगा, उनके बीच में डायनामिक डायनेमिक टनल यहाँ पे आपका बन के तैयार होगा। और ये जो डायनेमिक टनल है ये ऑटोमेटिक बनेगा, इसको हमें बनाने की ऑटोमेटिक। तो प्रत्येक स्पोक जब दूसरे स्पोक से कम्युनिकेट करेगा तो ऑटोमेटिक डायनेमिक टनल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, लेस कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। तो लेस कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे, पहली चीज। दूसरा, लेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया और हमें क्या मिल गया, फुल मैश वीपीएन। तो फुल मैश वीपीएन विद लेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको कौन प्रोवाइड करेगा, फोर्टिनेट का एडीवीपीएन, आउटो डिस्कवरी वीपीएन आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डायल अप वीपीएन। तो अभी तक जो हमने सॉल्यूशन पढ़े साइट टू साइट और एडी वीपीएन, तो साइट टू साइट और एडी वीपीएन जो हमारे हैं ये कॉन्फ़िगर ही किए जाते हैं मोस्टली फायरवॉल टू फायरवॉल। तो फायरवॉल टू फायरवॉल आप या तो क्या बनाओगे, साइट टू साइट वीपीएन बनाओगे, ठीक है, या फिर आप बनाओगे एडी वीपीएन। लेकिन अब रिक्वायरमेंट बदल गई है, किसके केस में, डायल अप वीपीएन के केस में। तो डायल अप वीपीएन के केस में क्या है कि मान के चलो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो ये हो गया इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट को हमने कनेक्ट कर रखा है अपने हेडक्वार्टर के फायरवॉल से। फायरवॉल कनेक्टेड है स्विच, स्विच से कनेक्टेड है सर्वर और स्विच से कनेक्टेड है यूजर। अब जो यूजर इस पीसी पे बैठ के काम करता है वो सर्वर को आसानी से एक्सेस कर लेता है। लेकिन अब यूजर कंपनी के अंदर नहीं है, यूजर कहाँ बैठा हुआ है, घर पे बैठा हुआ है, लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप पे। और उसके पास क्या है, एक पब्लिक आईपी है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली उसके पास कैसा आईपी होगा, पब्लिक। लेन के अंदर हम कैसा यूज करेंगे, प्राइवेट। तो 192.168 192.168 101.1 101.100 101.x कुछ भी। तो अब जो यूजर काम कर रहा है वर्क फ्रॉम होम, जो घर से बैठ के काम कर रहा है, उस यूजर को, पहले तो ये यूजर कंपनी में आके पीसी पे बैठता था और एक्सेस करता था, अब वो कंपनी पे नहीं है, घर पे है। तो घर से बैठे बैठे उसे कंपनी के नेटवर्क का एक्सेस देना है, तो उसके पीसी से, चाहे वो लैपटॉप है अथवा डेस्कटॉप है, वहां से वो अपने पीसी से एक वीपीएन बनाएगा और वो वीपीएन फायरवॉल के साथ बनेगा। और जब फायरवॉल के साथ बनेगा तो इस वीपीएन को हम क्या बोलेंगे, डायल अप वीपीएन बोलेंगे। तो डायल अप वीपीएन की मदद से जो मेरा वर्क फ्रॉम होम यूजर है वो कंपनी के नेटवर्क को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारा रहेगा। तो इससे पहले क्या पढ़ा था, साइट टू साइट जो बनता है फायरवॉल टू फायरवॉल बनेगा। जो एडीवीपीएन हमने पढ़ा था वो भी कैसा बनेगा, फायरवॉल टू फायरवॉल बनेगा। लेकिन जो डायल अप वीपीएन है वो हमारे रिमोट पीसी से किसके बीच में बनेगा, फायरवॉल के बीच में यहाँ पे बनेगा। तो ये सॉल्यूशन हो गई। तो साइट टू साइट वीपीएन कब बनाओगे, जब कम ब्रांचेस होंगी, ओके। फिर एडीवीपीएन कब बनाओगे, जब मल्टीपल ब्रांचेस होंगी और फुल मैश वीपीएन आपको चाहिए, तो हमारा यहाँ पे एडीवीपीएन बनेगा। तो डायल अप वीपीएन कब बनाओगे, डायल अप वीपीएन हमारा तब बनेगा जब वर्क फ्रॉम होम यूजर को हमें कंपनी के इंटरनल नेटवर्क का एक्सेस देना है, तब हमारा यहाँ पे डायल अप बनेगा। तो जो डायल अप वीपीएन है वो यूज करता है आईपीसेक प्रोटोकॉल का। अब ये
जो डायल अप वीपीएन है, जो आईपीसेक प्रोटोकॉल यूज करता है, वो भी आपको वही काम देगा। और इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है एसएसएल वीपीएन। तो एसएसएल डायल अप वीपीएन और एसएसएल वीपीएन दोनों एक ही काम करेंगे। तो चाहे आप पीसी से जो है पीसी से और फायरवॉल के बीच में डायल अप बनाओ या एसएसएल बनाओ, उनका काम क्या रहेगा आपका एसएसएल वीपीएन, जिनका काम यही रहेगा कि जो यूजर है वो आपके कंपनी के इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है घर से बैठे बैठे। तो डायल अप वीपीएन और एसएसएल वीपीएन इनेबल रिमोट यूजर्स और वर्क फ्रॉम होम यूजर्स दैट दे कैन एक्सेस इंटरनल नेटवर्क ऑफ ए कंपनी इन ए सिक्योर वे ओवर इंटरनेट। तो दोनों का काम एक ही रहेगा, बट डायल अप यूज करेगा आईपीसेक का और एसएसएल वीपीएन यूज करेगा एसएसएल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगा। तो दोनों के दोनों फायरवॉल पे सपोर्टेड है, आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाए जाएंगे। उसके पश्चात आता है हमारा एसडी वैन। तो जो फोर्टीगेट का एसडी वैन है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, वो एक एप्लीकेशन अवेयर मल्टीपाथ वेन सॉल्यूशन है। एप्लीकेशन अवेयर मल्टीपाथ वेन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास हो गया लेन, लेन को स्विच को मैंने कनेक्ट किया फोर्टीगेट के साथ। अब फोर्टीगेट से मैंने लगा रखा है ISP1, मैंने ISP2, फॉर एग्जांपल ISP मैंने यहाँ पे 3 लगा रखा है। डन हुआ ISP3। अब अगर मेरे पास मल्टीपल ISP हैं तो ध्यान से देखो, मेरे को क्या करनी पड़ेगी, राउटिंग राउटिंग राउटिंग, 3 राउट डालने पड़े। फिर मेरे को एक पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी और तीसरी पॉलिसी, 3 पॉलिसीज, 3 राउट, 3 पॉलिसी मेरे को बनानी पड़ेंगी। लेकिन फोर्टीनेट का एसडी वैन क्या कहता है कि आपने क्या करना है, मल्टीपल राउटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप इन फिजिकल इंटरफेसेस को आप क्या कर दो, एक लॉजिकल इंटरफेस के अंदर बाइंड कर दो। तो जो हमारे पास फिजिकल इंटरफेस थे उनको आपने मर्ज कर दिया किसके अंदर, एक लॉजिकल इंटरफेस के अंदर। ठीक है, लॉजिकल इंटरफेस हो गया। अब आपने जो राउटिंग करनी है वो इसके लिए करोगे, तो एक ही आप राउट डालोगे कि कहीं पे भी जाना है वो किस पे, अगर इसको मेरे लेन को कहीं पे भी जाना है तो वो किस पे चला जाए, लॉजिकल इंटरफेस पे चला जाए। और जो मेरी पॉलिसी बनेगी अब, वो पॉलिसी भी कितनी बनेगी, एक ही बनेगी। तो मेरे को एक ही राउट और एक ही मेरे को क्या बनानी पड़ी, पॉलिसी बनानी पड़ी। तो फायदा क्या हुआ, जो ट्रैफिक आपका लॉजिकल इंटरफेस पे गया है वो आपका लोड बैलेंस कर दिया जाएगा, फिजिकल इंटरफेस 1, फिजिकल इंटरफेस 2, फिजिकल इंटरफेस 3 पे वो ऑटोमेटिकली लोड बैलेंस कर दिया जाएगा। और भी मेथड वहां पे हैं जो आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो जो फोर्टीनेट का क्या है, एसडी वैन सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क है, वो एक आपका एप्लीकेशन अवेयर एप्लीकेशन अवेयर मल्टीपाथ वेन सॉल्यूशन है। ठीक है, एप्लीकेशन अवेयर मल्टीपाथ वेन सॉल्यूशन है, जिसके अंदर हम फिजिकल इंटरफेसेस को ग्रुप करते हैं लॉजिकल इंटरफेस पे। लॉजिकल इंटरफेस के लिए हम राउटिंग और पॉलिसी बनाते हैं जो ऑटोमेटिकली सभी मेंबर इंटरफेस पे डिप्लॉय हो जाती है। ठीक है, तो वो एड और क्या है उसकी डिटेलिंग भी करेंगे, लेकिन अभी इतना ही। नेक्स्ट है हमारा फोर्टीनेट SSO, फोर्टीनेट सिंगल साइन ऑन। अब फोर्टीनेट सिंगल साइन ऑन क्या कहता है, फोर्टीनेट सिंगल साइन ऑन ये कहता है कि मेरी कंपनी के अंदर क्या हो गए, पीसी हो गए, या हमारा सिनेरियो हो गया कि ये पीसी है जो कनेक्टेड है स्विच के साथ, स्विच से मेरी कंपनी का एडी कनेक्टेड है, स्विच से मेरा फायरवॉल कनेक्टेड है और फायरवॉल कनेक्टेड है यहाँ पे इंटरनेट के साथ। डन हुआ, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब ये मेरा कौन सा सर्वर है, एडी। तो किसके मदद से, FSSO की मदद से मैं क्या करूंगा, अपने एडी सर्वर और फोर्टीगेट का मैंने क्या कर देना है, इंटीग्रेशन।
तो इनका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, डन हुआ। अब जब मैं इनका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो यहाँ पे मैं क्या बना सकता हूं, इस पे मैं बना सकता है पॉलिसी बना सकता हूं। किस पे, फायरवॉल पे। कौन सी पॉलिसी, ग्रुप बेस। यदि एचआर डिपार्टमेंट है तो उसे कहाँ भेज दो, इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट है तो उसे इंटरनेट का एक्सेस हो। जो सेल्स वाला डिपार्टमेंट है उसे इंटरनेट का एक्सेस हो। तो जब भी यूजर आएगा तो अगर वो एचआर वाला है तो एचआर वाले को किसका एक्सेस मिल जाएगा, इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा। यदि कोई दूसरा है जो हमारा किससे बिलोंग करता है, डिपार्टमेंट से, आईटी वाले से है, तो वो आईटी वाले को भी क्या मिल जाएगा, इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और है यहाँ पे जो किससे बिलोंग करता है, वो सेल्स से बिलोंग करता है, तो उसको भी क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा। अब जो यूजर इनमें से किसी से बिलोंग नहीं करता है, ना एचआर है, ना आईटी है, ना सेल्स है, तो वो उसको अगर हम बोलें तो उसका ट्रैफिक जब बाहर जाएगा तो फायरवॉल उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ हमारा, क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ एफएसएसओ, फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन की मदद से एडी का फायरवॉल के साथ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। एडी पे जो ग्रुप बने हुए हैं तो एडी के ग्रुप बेस्ड पॉलिसीज हम यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे, तो जो आप बताओगे वही एक्सेस कर पाएंगे, इसके अलावा और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये हमारा होगा यहाँ पे एफएसएसओ। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा वीडॉम, वर्चुअल डोमेन। वीडॉम क्या है, आपको यदि और वेंडर की नॉलेज हो तो हमारे पास मान के चलो, आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो, वेब होस्टिंग कंपनी के अंदर काम करते हो, वहां पे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने क्या रख रखे हैं, सर्वर रख रखे हैं। अब क्लाइंट कहता है कि मेरे जो सर्वर है उसको किससे प्रोटेक्ट करो, मेरे सर्वर को फायरवॉल से प्रोटेक्ट करो। तो चारों के चारों कस्टमर ये कहने लग गए कि हमारे सर्वर को फायरवॉल से प्रोटेक्ट करो, डेडिकेटेड फायरवॉल हमें चाहिए और उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, हम ही पॉलिसी बनाएंगे। तो अब फोर्टिगेट ये कहता है कि देखो आपको 4 फायरवॉल लेने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, एक ही फोर्टिगेट का फायरवॉल लो और उसके अंदर आप वर्चुअल फायरवॉल 1, वर्चुअल फायरवॉल 2, वर्चुअल फायरवॉल 3, वर्चुअल फायरवॉल 4 यहाँ पे क्या कर देना है, वर्चुअल फायरवॉल 4 यहाँ पे बना सकते हो और उनको अपने कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4 को एलोकेट आप कर सकते हो। तो फायदा क्या हुआ, अगर कल को ये कस्टमर अपना सर्वर उठाता भी है तो यहां से ये हट जाएगा और हम ये फायरवॉल डिलीट कर देंगे, हमें अलग से कॉस्ट, मतलब अगर जो हमारा हार्डवेयर है वो अलग से हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका कम कॉस्ट में आपका काम हो जाएगा। तो अगर हम ये एक नहीं, ये फीचर नहीं होता है तो हमें कितने फायरवॉल लगाने पड़ेंगे, हमें लगभग यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 4 फायरवॉल हमें यहाँ पे चाहिए। अब कल को कस्टमर अपना सर्वर उठा के ले जाएगा तो वो फायरवॉल हमारे किसी काम का नहीं। तो हर वेंडर ये सॉल्यूशन देता है कि वो अपने फायरवॉल को ब्रेक कर, आप फोर्टिगेट फायरवॉल को ब्रेक कर सकते हो किसके अंदर, लॉजिकल फायरवॉल्स के अंदर। और वही लॉजिकल फायरवॉल हमारा क्या कहलाएगा, वीडोम। इनको आप वर्चुअल फायरवॉल बोलो, वर्चुअल फायरवॉल बोलो, या आप उनको यहाँ पे लॉजिकल फायरवॉल बोलो। तो फोर्टिगेट के अंदर एक फिजिकल फायरवॉल को आप लॉजिकल या वर्चुअल फायरवॉल के अंदर डिवाइड कर सकते हो, वही हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, वी डॉम कहलाएगा। और सिस्को के अंदर इसी चीज को सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं और पोलो अल्टो के अंदर इसको बोला जाता है वर्चुअल सिस्टम। ये हमारा रहेगा। फिर है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या है,
फिर है हमारे पास यहाँ पे लिंक एग्रीगेशन और रिडंडेंट इंटरफेस। अब ये क्या है? तो लिंक एग्रीगेशन को समझेंगे। हमारे पास हो गया पीसी, पीसी से हमने कनेक्ट किया स्विच, और स्विच से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे फोर्टिगेट फायरवॉल। ठीक है, और ये हमारा हो गया फोर्टिगेट फायरवॉल, और फोर्टिगेट फायरवॉल हो गया। तो और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया? इंटरनेट के साथ। तो अभी हमने कितने लिंक का इस्तेमाल किया है? एक एक लिंक का इस्तेमाल किया है। क्या हम यहाँ पे बैंडविड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फोर्टिगेट पे क्या सपोर्टेड है? लिंक एग्रीगेशन। तो लिंक एग्रीगेशन का मतलब ये है कि आप फोर्टिगेट के मल्टीपल इंटरफेस को स्विच से कनेक्ट करो, और वो जो आपने कनेक्ट किए हैं उनको आप किस में डाल सकते हो? उनको आप जो है एक लॉजिकल इंटरफेस, लॉजिकल इंटरफेस यानी कि उनको आप कनेक्ट कर सकते हो किसके अंदर? ईथर चैनल के अंदर। तो यदि आपका जो स्विच है वो मैनेजेबल स्विच है, यदि आप स्विच पे क्या बना सकते हो? ईथर चैनल बना सकते हो, तो फोर्टिगेट पे भी आप ईथर चैनल बना सकते हो। तो जो लिंक एग्रीगेशन है उसका मतलब यही है कि आप के लेन के अंदर यदि मैनेजेबल स्विच है और फोर्टिगेट भी आपका है, तो अगर स्विच आपका ईथर चैनल सपोर्ट करता है तो फोर्टिगेट फायरवॉल पे भी आप ईथर चैनल बना सकते हो। बट याद रखना, अगर स्विच मैनेजेबल है तो आप ईथर चैनल बना सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि लेन के अंदर तो हमारा मैनेजेबल हो गया, बाहर की तरफ हमने एक जस्ट क्या लगा रखा है? स्विच लगा रखा है, सिंपल स्विच। उस पे हम जो है यहाँ पे क्या नहीं कर सकते? मैनेज नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा अनमैनेजेबल स्विच। ठीक है, सिंपल अनमैनेजेबल स्विच बोलो या हब बोलो। तो अब इस ये केबल डाउन हो सकती है, हो सकता है चूहे काट दें या वगैरह वगैरह, जो भी आप समझो। तो अगर स्विच मैनेजेबल नहीं है तो क्या हम इंटरफेस रिडंडेंसी नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक या मल्टीपल स्विचेस को लिंक जो अनमैनेजेबल स्विच से कनेक्टेड हैं उनको हम डाल सकते हैं, उनके अंदर को उनको भी हम ग्रुप कर सकते हैं, और जो वो हमारा ग्रुपिंग कहलाएगा वो हमारा ग्रुपिंग यहाँ पे कहलाएगा रिडंडेंट इंटरफेस। तो आप फोर्टिगेट पे रिडंडेंट इंटरफेस और ईथर चैनल नाम के दो फीचर्स का इस्तेमाल करके लिंक रिडंडेंसी या इंटरफेस रिडंडेंसी दे सकते हो। याद रहे, स्विच मैनेजेबल है तो आप ईथर चैनल बनाओगे, स्विच मैनेजेबल नहीं है तो रिडंडेंट इंटरफेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके पश्चात आपका आएगा यहाँ पे सेंट्रल मैनेजमेंट, फोर्टी एनालाइजर और मैनेजर इंटीग्रेशन। अब होता क्या है, अभी तक आप जो यूज कर रहे थे वो ये था कि हमारे पास एक पीसी था, पीसी को हमने स्विच से कनेक्ट किया और स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया फोर्टीगेट के साथ। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे फोर्टीगेट फायरवॉल हो गया। फोर्टीगेट फायरवॉल को हमने इंटरनेट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। एक ही फायरवॉल है तो उसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? एक्सेस या मैनेज कर सकते हो। अब बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं? बहुत सारी कंपनियां ऐसा करके रखती हैं कि अपनी कंपनी के अंदर वो लगा के रखती हैं फोर्टी मैनेजर और एनालाइजर। तो ये हमारा हो गया FAZ एनालाइजर हो गया, और ये हमारा हो गया यहाँ पे, एक मिनट, तो 40 एनालाइजर और 40 मैनेजर। तो अब आप क्या करोगे? जो फायरवॉल है उसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए किसके साथ रजिस्टर करोगे? कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप उस फायरवॉल को जो है रजिस्टर करोगे मैनेजर के साथ, और सेंट्रलाइज लॉग के लिए किसके साथ इंटीग्रेट करोगे? एनालाइजर के साथ। तो आपका किसके लिए? लॉग के लिए एनालाइजर के साथ, और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए मैनेजर के साथ आप ऐड करेंगे। उसी प्रकार
अगर आपकी वर्ल्ड वाइड अनदर लोकेशन भी है वर्ल्ड के अंदर, तो आप जो है उनको भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। किसके साथ? आप यहाँ पे मैनेजर के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने मैनेजर के साथ ऐड कर दिया और लॉगिंग के लिए एनालाइजर के साथ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जो हमारा यहाँ पे है क्या, 40 एनालाइजर आपका एक सेंट्रलाइज लॉग कलेक्टर हो गया और 40 मैनेजर आपका एक सेंट्रलाइज मैनेजर हो गया। तो अब आपने जब सभी फायरवॉल को एनालाइजर और मैनेजर के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो अब आपको मल्टीपल फायरवॉल को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। आप एनालाइजर पे जाओगे, यहां से ऑल लॉग्स कलेक्ट कर सकते हो और मैनेजर पे जाके आप ऑल फायरवॉल्स को क्या कर सकते हो, ऑल फायरवॉल को फायरवॉल का मैनेजमेंट कर सकते हो। तो वो इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। डन। अब इसके पश्चात पैकेट पैरेलल पाथ प्रोसेसिंग, पैकेट ऑफ लाइफ, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे आपका जो 40 गेट फायरवॉल है, 40 गेट फायरवॉल पे जो आपका क्या होगा, पैकेट फ्लो होगा, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये हुआ हमारा कोर्स इंट्रोडक्शन। और कोर्स इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि हम इस पूरी की पूरी जो लगभग हमारी 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे। उसके अंदर आपको डिटेलिंग में बताया कि फायरवॉल क्या है ये बताया जाएगा, फोर्टीगेट क्या है ये आपको बताया जाएगा। फोर्टीगेट फीचर्स तो जो ये लिख रखे हैं, दीज ऑल आर फोर्टीगेट फीचर्स, ये फोर्टीगेट फीचर्स ही हैं जो वो सपोर्ट करता है अपने फायरवॉल पे। फोर्टीनेट कंपनी का जो फायरवॉल फोर्टीगेट है उस पे लैब सेटअप आपको बता करना सिखाया जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं लैब सेटअप की, तो फायरवॉल एक्सेस कैसे होगा, टेलनेट कैसे होगा, एसएसएच कैसे होगा, एचटीटीपी एचटीटीपीएस कैसे होगा, कनेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, बैकअप कैसे लेंगे, इनक्रिप्टेड बैकअप कैसे लेंगे, फैक्ट्री डिफॉल्ट कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर कैसे करेंगे, पासवर्ड कैसे रिकवर करेंगे, अपग्रेड कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमारी लैब सेटअप के अंदर रहेंगी। तो बेसिक्स जीयूआई और सीएलआई से कराया जाएगा। राउटिंग आप जीयूआई सीएलआई से करोगे, ट्रैफिक फ्लो पॉलिसी आप सीआई जीयूआई और सीएलआई से लगाओगे, जोन आप बनाओगे। जब हम कह रहे हैं कि हम रिप करेंगे, तो रिप में क्या करेंगे तो वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। बेसिक करेंगे, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, टाइमर चेंज करना, डिफॉल्ट राउट ऑरिजिनेट करना, एडी चेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ऑफसेट लिस्ट, ऑथेंटिकेशन, ट्रबल शूटिंग। तो ये हमारा रिप के अंदर रहेगा। ओएसपीएफ की जब बात हो रही है, तो ओएसपीएफ में बेसिक और मल्टी एरिया बताया जाएगा, टेबल्स का वेरिफिकेशन, वर्चुअल लिंक बनाना, हेलो टाइमर चेंज करना, डेड इंटरवल चेंज करना, ऑथेंटिकेशन लगाना, स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, टोटली एनएसएस से एरिया बनाना, उसके पश्चात एक्सटर्नल समराइजेशन, इंटर एरिया समराइजेशन, डिफॉल्ट राउट ऑरिजिनेट करना, रिडिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रबल शूट करना। तो ऊपर था ब्रीफिंग, यहाँ पे डिटेल है आईएसआईएस के अंदर हम क्या करने वाले हैं। वो आपको बेसिक टेबल्स वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, ट्रबल शूटिंग सिखाई जाएगी। जब कह रहे हैं कि बीजीपी करेंगे, तो बीजीपी में बेसिक टेबल्स वेरिफिकेशन, एट्रीब्यूट नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ऑथेंटिकेशन, एग्रीगेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, ट्रबल शूटिंग आपको यहाँ पे बताई जाएगी। V4 लिंक मॉनिटरिंग आपको बताई जाएगी। नेटिंग क्या है ये बताएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे स्टैटिक नेट का, डेस्टिनेशन नेट का, पैट का और पोर्ट बेस हमारा यहाँ पे लैब रहेगा। यूजर ऑथेंटिकेशन आपका यहाँ पे रहेगा। उसके पश्चात IPv6 की स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, GUI CLI रहेगी। जोन पॉलिसी बनाना, रिप एनजी की जब बात करें तो रिप में बेसिक्स, टेबल्स वेरिफिकेशन,
रीडिस्ट्रीब्यूशन, टाइमर चेंज करना, डिफॉल्ट राउट और जनरेट एडी डिस्ट्रीब्यूट ऑफसेट लिस्ट, ये हमारा रहेगा। फिर है हमारा OSPF V3। तो OSPF V3 में जैसा V4 में था, बेसिक और मल्टी एरिया, टेबल्स वेरिफिकेशन, वर्चुअल लिंक, टाइमर्स चेंज करना, स्टब एरिया, टोटली एनएसएस से एक्सटर्नल इंटर एरिया समराइजेशन करना, डिफॉल्ट राउट ऑरिजिनेटर, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रबल शूटिंग रहेगा। ISIS के अंदर भी वैसा ही हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है। अब VGP V6 में जैसा आपने V4 में सीखा, वैसा ही V6 में यहाँ पे रहेगा। लिंक मॉनिटरिंग V6 पे बताई जाएगी, नेटिंग V6 पे जैसा V4 पे रहेगा वैसा ही यहाँ पे रहेगा। साइट टू साइट VPN आपको बता दिया कि दो ब्रांचेस के बीच में आप VPN बनाओगे, वो राउट बेस, विजार्ड बेस, कस्टम विजार्ड, CLI के द्वारा पॉलिसी बेस, सिस्को राउटर, ASA, पोलो अल्टो, चेक पॉइंट, जुनिपर के साथ, ट्रबल शूटिंग के साथ, IPv6 और सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन के साथ आपको बताया जाएगा। फिर ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हमारा रहेगा। CLI से इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के अंदर VPN कैसे बनेगा, IPv6 का ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट, HA करेंगे, HA का थ्योरी प्लस हमारा प्रैक्टिकल रहेगा, एक्टिव पैसिव, एक्टिव एक्टिव रहेगा। सर्वर लोड बैलेंसिंग जो आपको बताई है वो हम डिफरेंट मेथड से यूज करेंगे। एडमिन प्रोफाइल हमारा रहेगा। VRRP क्या है वो हम करेंगे, ADVPN क्या है वो हम करेंगे, BGP रिप OSPF के द्वारा, ठीक है, वो आपका रहेगा। डायल अप VPN क्या है उसकी लैब, ट्रबल शूटिंग, SSL VPN इम्प्लीमेंटेशन, ट्रबल शूटिंग, SD-WAN सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन प्लस ट्रबल शूटिंग, FSS तो ये आपको बता दिया। VDOM के अंदर क्या है, लैब करेंगे, इंटर VDOM राउटिंग और VPN बनाना भी आपका होगा। और ये हम लिंक एग्रीगेशन, रिडंडेंट इंटरफेस, एनालाइजर, मैनेजर इंटीग्रेशन और पैकेट फ्लो, तो ये हमारी कंटेंट रहेगा पूरी ट्रेनिंग का। डन हुआ। तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन। तो ये जो है यहाँ पे दो चीजें हुई हैं, एक तो हम पूरी इस ट्रेनिंग के अंदर क्या करने वाले हैं, दूसरा फोर्टिगेट पे कौन कौन से फीचर सपोर्टेड हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया है। अब फायरवॉल क्या है, फोर्टिगेट क्या है वो हमारा रहेगा, करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के पश्चात आगे बढ़ेंगे। और ये मैंने इसलिए ऐड किया है, ये आपके लिए ही नहीं, आपसे पहले जो बैचेस चल रहे हैं उनको हम क्या कराते हैं, ठीक है। और तो ये सभी का यहाँ पे बनता है, तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपको भी पता रहेगा कि हमारा कितना हो रहा है और कितना हमारा बचा है, और मेरे को भी आइडिया रहेगा कि कितना हमारा हो चुका है, ठीक है। तो कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे कर चुके हैं। फिर है हमारा यहाँ पे फायरवॉल इंट्रोडक्शन, तो फायरवॉल इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन तो सेशन कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पे फायरवॉल क्या है। तो ये जो डेफिनेशन से हो सकता है आपको ऑलरेडी नॉलेज हो, अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्लाइड्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये इस हिसाब से बनाई हुई है कि एक फ्रेशर को भी समझ में आ जाए। तो वर्ड सिंपल ही रखे गए हैं। तो जो फायरवॉल है वो एक सिस्टम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ सिस्टम भी हो सकता है, जो मैनेज करता है एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। आप फोर्टिगेट पढ़ रहे हो, तो फोर्टिगेट जो हमारा है वो फोर्टिगेट क्या है, एक फायरवॉल है। तो प्रश्न यही होता है कि फायरवॉल क्या है। तो जब कोई भी हमसे ये प्रश्न पूछता है कि फायरवॉल क्या है, तो हम उसको जवाब देंगे कि जो फायरवॉल है या तो एक सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा, जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। समझने के लिए डायग्राम की मदद लेंगे।
कि हमारे पास हो गया एक पीसी जो कनेक्टेड है स्विच के साथ। तो पीसी जो कनेक्टेड है स्विच के साथ, उसके पश्चात फिर वो किसके साथ कनेक्टेड है, स्विच से कनेक्टेड है राउटर के साथ। राउटर 1 से कनेक्टेड है हमारा वो राउटर 2 के साथ, और राउटर 2 से कनेक्टेड है स्विच, और स्विच से कनेक्टेड हो गया पीसी। इस प्रकार से हमारे पास एक नेटवर्क है, दो नेटवर्क हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आईपी एड्रेसिंग दे सकते हो तो 192.168.101.100, 192.168.101.1, 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.102.1, 192.168.102.100। ये हमारा हो गया। तो जब भी आप आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग करोगे तो ये हो गया हमारा PC1 और ये हो गया PC2। तो PC1 2 से और कम्युनिकेट कर सकता है और 2 1 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसा हमारा होगा। लेकिन रिक्वायरमेंट बदल गई। रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हम चाहते हैं PC1 2 से कम्युनिकेट करे, लेकिन 2 1 के साथ कम्युनिकेट ना करे। अगर इस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है तो हमें राउटर हटा के क्या लगाना पड़ेगा, राउटर को हटाना पड़ेगा। राउटर को हटा के हम यहाँ पे लगाएंगे फायरवॉल, और फायरवॉल पे हम डिफाइन करेंगे क्या, पॉलिसी कि कौन सा कि कौन किसको एक्सेस कर सकता है। पॉलिसी के अंदर हमारा कुछ इस प्रकार से होगा कि यदि हमारा सोर्स नेटवर्क 192.168.101.0 है और डेस्टिनेशन नेटवर्क 192.168.102.0 है, तो एक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, अलाउ। इस प्रकार का हमें पॉलिसी या रूल बताना है। तो फायरवॉल कर क्या रहा है, फायरवॉल एक सोर्स नेटवर्क है और एक हमारा क्या है, डेस्टिनेशन नेटवर्क हो गया। तो दो नेटवर्क के बीच में मैनेज कर रहा है एक्सेस को कि कौन सा नेटवर्क किसे एक्सेस कर सकता है। अब तो 1012 को एक्सेस कर सकता है, 2101 को एक्सेस नहीं कर सकता। ये फायरवॉल आपका डाउन भी हो सकता है, तो आप एक नहीं दो फायरवॉल लोगे। दोनों फायरवॉल को एज ए ग्रुप में आप क्या कर दोगे, यहाँ पे डिप्लॉय कर दोगे, तो भी आपका वही काम करेगा, जिनमें से एक प्राइमरी रहेगा एक सेकेंडरी रहेगा। तो जब आप ग्रुपिंग कर दोगे यानी आप HA का इस्तेमाल करोगे, HA भी वही काम करेगा जो एक फायरवॉल आपका कर रहा है। तो क्या बोला था आपको कि जो फायरवॉल है हमारा वो एक सिस्टम भी हो सकता है, एक सिस्टम भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ सिस्टम्स भी आपका हो सकता है, जो मैनेज करेगा एक्सेस को बिटवीन टू और मोर नेटवर्क, जो दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में एक्सेस को मैनेज करेगा। डन हुआ। तो चाहे एक फायरवॉल करे या मल्टीपल फायरवॉल करे, उनका काम यही होगा कौन सा नेटवर्क किसे एक्सेस कर सकता है। ये तो हुआ मतलब पहली वाली लाइन का कि कोई यदि पूछता है फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल इज ए सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट मैनेज एक्सेस बिटवीन टू और मोर नेटवर्क। अब बात आती है कि फायरवॉल किस किस फॉर्मेट में हो सकता है। फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर, तो जो अभी हमने लगा रखा है ये हमारा कैसा टाइप रहेगा, ये हमारा हार्डवेयर रहेगा। डन हुआ। फिर फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर कब होगा, जो पीसी होगा, पीसी पे आप एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे तो वो भी फायरवॉल ही आपका कहलाता है, ठीक है। और वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है वर्तमान समय में। तो वर्चुअल अप्लायंस किसके लिए, हार्डवेयर कब, जब आप राउटर के स्थान पे लगा रहे हो। सॉफ्टवेयर कब, फॉर्मेट में, जब आप पीसी या सर्वर पे एंटीवायरस इंस्टॉल कर रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में रहेगा। वर्चुअल अप्लायंस कब रहेगा, अब वर्चुअल अप्लायंस होगा कि किन के लिए, अगर आपके पास है यहाँ पे, यानी कि वर्चुअल फायरवॉल की अगर हम बात करें, वर्चुअल अप्लायंस कब होगा, जब आप क्या यूज कर रहे हो, VMware का ESXi यूज कर रहे हो, तो उस ESXi के अंदर आप वर्चुअल फायरवॉल डालोगे।
अगर आपके पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है या माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन वेब सर्विस है या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, तो ये हमारे क्या हो गए, पब्लिक क्लाउड हो गए। तो पब्लिक क्लाउड के लिए आप जो है किसका इस्तेमाल करोगे, फायरवॉल का इस्तेमाल करोगे। तो जो VMware ESXi है ये आपका आता है प्राइवेट क्लाउड के अंदर, ठीक है, और ये आपका आ गया यहाँ पे पब्लिक क्लाउड के अंदर। तो प्राइवेट क्लाउड हो या पब्लिक क्लाउड हो, उसके लिए आप वर्चुअल अप्लायंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डन हुआ। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे कि फायरवॉल क्या है। अब जो हमारा फायरवॉल है उसकी टेक्निक कौन कौन सी है, तो वर्तमान समय में हमारे पास पैकेट फायरवॉल की टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी हैं आपके सामने है, हमारे पास है स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो गया, स्टेटफुल फायरवॉल हो गया, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हो गया, और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आपका हो गया। तो अब हमें इनके बारे में जानना है कि पैकेट फिल्टरिंग क्या है, प्रॉक्सी सर्वर क्या है, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग। तो जो पैकेट फिल्टरिंग बोलो या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोलो, तो जब पैकेट फिल्टरिंग या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग की हम बात करते हैं, तो पैकेट को फिल्टर किया जाता है एक्सेस लिस्ट की मदद से। जो ये पैकेट फिल्टरिंग है उनमें पैकेट को फिल्टर किया जा सकता है लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक। जब आप पैकेट फिल्टरिंग यूज करोगे तो ACL बनाओगे। ACL आप स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड, नेम्ड, टाइम बेस ACL आप बना सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पे डायनेमिक एक्सेस लिस्ट और रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट और TCP एस्टैब्लिश कीवर्ड ACL बना के आप ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हो। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके, तो जब हम बात करते हैं ACL या पैकेट फिल्टरिंग की, तो ये इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। अब इजी टू इम्प्लीमेंट इसको कैसे कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं, मेरे पास हो गया PC, PC से स्विच, स्विच से हो गया राउटर, राउटर से स्विच और स्विच से हो गया सर्वर। अब ये सर्वर है HTTP का और ये PC है सोर्स, सर्वर है हमारा डेस्टिनेशन। इंटरफेस 0 बाय 0, 0 बाय 1, यहाँ पे ट्रैफिक इन होगा, यहाँ से ट्रैफिक आउट होगा। तो अगर सर्वर HTTP का है तो इन या आउट पे मेरे को अलाउ करना है TCP का 80। अगर ये सर्वर मेरा HTTPS है तो मेरे को अलाउ करना है TCP का पोर्ट नंबर 443। अगर ये सर्वर मेरा SMTP का है तो अलाउ करना है TCP पोर्ट नंबर 25। तो इन या आउट डायरेक्शन पे मैंने क्या लगा देनी है, ACL लगा देनी है। HTTP के लिए 80, HTTPS के लिए 443 और यहाँ पे SMTP के लिए 25 मैंने अलाउ कर देना है। तो जब मेरे को एप्लीकेशन का पोर्ट पता है तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इजी टू इम्प्लीमेंट हो गया। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, जो ACL है वो स्विच भी सपोर्ट करता है और वो आपका राउटर भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। यदि स्विच पे ACL बनता है या राउटर पे आप ACL बना सकते हो तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। इसके लिए आपको अलग से कोई डिवाइस लेने की जरूरत नहीं है। इजी टू इम्प्लीमेंट व्हेन यू नो द पोर्ट, कॉस्ट इफेक्टिव इज व्हेन योर infrastructure device like it is cost effective if your switches, your router support ACL configuration, then we can say it is cost effective। तो एडवांटेज में आसान है इंप्लीमेंट करना, इजी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। अब किसी चीज के फायदे हैं तो डिसएडवांटेज भी है। तो नॉट स्केलेबल है, ये स्केलेबल नहीं है, और कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट जटिल है क्रिएट और मेंटेन करना। अब कॉम्प्लेक्स इनको समझते हैं तो सबसे पहला है यहाँ पे नॉट स्केलेबल। नॉट स्केलेबल से मतलब क्या है कि मान के चलो हमारे पास कुछ सोर्स है, कुछ डेस्टिनेशन है, कुछ हमारे पास सर्विस है। तो यदि हमारे पास 100 सोर्स, 10 डेस्टिनेशन और 10 सर्विस है तो प्रश्न ये आता है कि ACL एंट्रीज हमारी कितनी होंगी। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेस्टिनेशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सर्विसेज। तो
तो 100 × 10 × 10, तो ये आपका हो गया। आपको कितनी एंट्री क्रिएट करनी पड़ेंगी? 10,000 एंट्री क्रिएट करनी पड़ेंगी। 100 सोर्स, 100 सोर्स, 10 डेस्टिनेशन, 10 सर्विसेज के लिए आपको जो है 10,000 एंट्री क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो 10,000 एंट्री क्रिएट करना आसान नहीं है, तो ये स्केलेबल नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट क्रिएट और मेंटेन करना जटिल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मान के चलो मेरे पास एक पीसी है जो मैंने स्विच से लगाया, स्विच से मैंने राउटर, और राउटर से मैंने यहाँ पे इंटरनेट कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहाँ पे इंटरनेट पे एक सर्वर है डीएनएस का। तो मैंने अलाउ किया, क्या अलाउ किया? यूडीपी 53 मैंने अलाउ कर दिया। अब जो यूजर है वो क्या करेगा? जो XYZ यूजर है वो डीएनएस क्या भेजेगा? डीएनएस की क्वेरी भेजेगा, यूडीपी 53 लगाएगा, तो रूल के हिसाब से वो क्या हो गया? हमारा अलाउ हो गया। अब यहाँ पे एक टोरेंट का सर्वर है, ठीक है, तो ये हो गया टोरेंट सर्वर। अब एक अटैकर है, अटैकर क्या करेगा? टोरेंट के डेटा पे यूडीपी 53 का हेडर लगाएगा, और रूल के हिसाब से ये भी क्या हो गया? अलाउ हो गया। तो मैं अलाउ तो डीएनएस को करना चाहता था 53 पोर्ट पे, लेकिन टोरेंट भी अलाउ हो गया। तो एसीएल का डिसएडवांटेज ये है कि ये जो भी हमारा अलाउ पोर्ट है, ये अलाउ पोर्ट पे डीएनएस भी अलाउ होगा, और उस अलाउ पोर्ट पे टोरेंट भी अलाउ होगा। यानी जो भी पोर्ट आपने अलाउ किया है उस पे क्या अलाउड होगा? एनी एप्लीकेशन यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। तो ये ड्रॉबैक है, यानी आप ऐसी एसीएल नहीं बना सकते कि वो डीएनएस को तो अलाउ करे, टोरेंट को अलाउ ना करे। तो इस प्रकार की एसीएल बनाना कॉम्प्लेक्स है, आप इस प्रकार की एसीएल नहीं बना सकते। तो ये ड्रॉबैक हो गया पैकेट फिल्टरिंग का। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है हमारा? तो प्रॉक्सी सर्वर काम करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। प्रॉक्सी सर्वर अलाउ नहीं करता इनसाइड यूजर को कि वो सीधा बाहर चला जाए या बाहर से अंदर आ जाए। प्रॉक्सी सर्वर को एप्लीकेशन गेटवे या एप्लीकेशन फायरवॉल बोला जाता है। प्रॉक्सी सर्वर का अधिकतर इस्तेमाल यूआरएल फिल्टरिंग के लिए होता है, और यूआरएल का फुल फॉर्म जो है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और जब प्रॉक्सी सर्वर आप यूज करते हो तो उसकी लिमिटेशन है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, और ये इंट्रोड्यूस करेगा डिले। अब हमें ये समझना है कि ये क्या है। तो ये तो हमें ये तो हमने पढ़ा अभी, लेकिन एक्चुअली ये काम इस प्रकार से करता है कि मान के चलो, अज्यूम करो कि मेरे पास है यहाँ पे एक पीसी। उस पीसी को मैंने स्विच से कनेक्ट किया, स्विच से मैंने राउटर को कनेक्ट किया, राउटर को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ। डन हुआ। और इंटरनेट पे मेरे मल्टीपल सर्वर्स हो गए, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और टोरेंट हो गया। डन। अगर मैं यहाँ पे नेटिंग करता हूं तो जो भी यूजर यहाँ पे बैठा है वो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, टोरेंट किसी को भी क्या कर जाएगा? एक्सेस कर जाएगा। अब मैं चाहता हूं यूट्यूब, टोरेंट और फेसबुक ना चले, तो उसके लिए मैं अब क्या लगाऊंगा? अपने नेटवर्क के अंदर मैंने लगाना है प्रॉक्सी सर्वर। अब ये जो प्रॉक्सी सर्वर है ये दो तरह से लगता है। तो मैंने अपने लेन के अंदर क्या बिठा दिया? ये मेरा हो गया यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर दो तरह से डिप्लॉय होता है, और पहला डिप्लॉयमेंट टाइप होता है यहाँ पे आपका एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, और दूसरा मेथड होता है डिप्लॉयमेंट का ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी।
ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर हम करते हैं क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर हमारा होता है क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन, और ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर हम करते हैं गेटवे कॉन्फ़िगरेशन। तो हम एग्जांपल यूज कर रहे हैं एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट देगा किसको, वो रिक्वेस्ट देगा प्रॉक्सी को कि मेरे को किस पे जाना है, गूगल पे जाना है। अब यहाँ पे हमने क्या बनाई होगी, प्रॉक्सी सर्वर पे हमने डिफाइन की होगी पॉलिसी कि कोई भी कहाँ जाता है, गूगल पे जाता है अलाउ करो, फेसबुक पे जाता है अलाउ करो, यूट्यूब पे जाता है डिनाई करो, और किस पे, टोरेंट पे जाता है तो भी डिनाई करो। इस प्रकार की आपने पॉलिसी बनाई होगी। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी गूगल की, गूगल की रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर पे आई, प्रॉक्सी देखेगा गूगल अलाउ है तो अलाउ है, तो अब प्रॉक्सी सर्वर ने गूगल को रिक्वेस्ट दिया, गूगल जो है रिप्लाई प्रॉक्सी को देगा, और प्रॉक्सी जो है उस रिप्लाई को किसको दे देगा, यहाँ पे प्रॉक्सी जो है क्लाइंट को दे देगा। डन हुआ। तो क्लाइंट गूगल एक्सेस कर सकता है, फेसबुक एक्सेस कर सकता है, यूट्यूब और टोरेंट एक्सेस नहीं कर सकता। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को देता है। लेकिन अगर आपने ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी लगा रखा है तो रिक्वेस्ट आपकी किसको जाएगी, गेटवे को जाएगी कि मेरे को क्या एक्सेस करना है, गूगल एक्सेस करना है। गेटवे उस रिक्वेस्ट को किसको देगा, प्रॉक्सी सर्वर को देगा। प्रॉक्सी सर्वर अपनी पॉलिसी चेक करेगा, अलाउ है, रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के पास, गूगल जो है जवाब देगा प्रॉक्सी को, और प्रॉक्सी फिर उस जवाब को देगा क्लाइंट को। तो कहने का मतलब ये हुआ प्रॉक्सी सर्वर पे हम बताएंगे कौन सा यूआरएल अलाउ है, कौन सी वेबसाइट अलाउ है, कौन सी वेबसाइट अलाउ नहीं है। डिप्लॉयमेंट करने के दो तरीके होंगे, एक होगा एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, एक होगा ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन होगी। या तो क्लाइंट खुद प्रॉक्सी को देगा या गेटवे प्रॉक्सी को देगा। तो रिक्वेस्ट क्लाइंट से प्रॉक्सी, प्रॉक्सी से बाहर, बाहर से प्रॉक्सी, प्रॉक्सी से अंदर। और प्रॉक्सी सर्वर पे हमने क्या बना रखी है, प्रॉक्सी सर्वर पे पॉलिसी बना रखी है, जो अलाउ वो अलाउ, जो डिनाई वो डिनाई। तो यूआरएल एक्सेस को रोका जा सकता है। तो यही आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जो प्रॉक्सी सर्वर है वो इंटरमीडिएट सिस्टम का काम करेगा इनसाइड यूजर और इंटरनेट आउटसाइड यूजर के बीच में, और ये अलाउ नहीं करेगा इनसाइड यूजर को कि वो सीधा कहाँ जाए, बाहर या बाहर से अंदर जाए। इसको एप्लीकेशन गेटवे, एप्लीकेशन फायरवॉल भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल यूआरएल फिल्टरिंग के लिए होता है। अब जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है उस अगर एक ही लगाया है तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक प्राइमरी बनाओगे और दूसरा क्या बनाओगे, प्राइमरी प्लस दूसरा हमने यहाँ पे सेकेंडरी बनाना है। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को आप एचए की मदद से, हाई अवेलेबिलिटी की मदद से कंट्रोल कर सकते हो। फिर दूसरा है इट इंट्रोड्यूस डिले, डिले होगा उसका कुछ नहीं किया जा सकता। डिले मिली सेकेंड के अंदर होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले कौन रिक्वेस्ट भेजेगा, पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा फिर प्रॉक्सी भेजेगा। तो थोड़ा डिले होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है अपनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का, अपना अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का आपने प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल करना है, जिसके पास ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला जो है सीपीयू, रैम वगैरह आपको लगा के रखना है। ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट है हमारा स्टेटफुल फायरवॉल। तो जो स्टेटफुल फायरवॉल है, तो जो हमारा है स्टेटफुल फायरवॉल, तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या है समझने से पहले डायग्राम की मदद लेंगे। तो समझना कुछ इस प्रकार से है हमारा यहाँ पे कि हमारे पास हो गया एक पीसी। तो हमारे पास है यहाँ पे एक पीसी, पीसी को हमने एक फायरवॉल से कनेक्ट किया जो कि हमारा स्टेटफुल फायरवॉल है।
जैसे कि FortiGate, जैसे कि सिस्को एस, जैसे कि पोलो अल्टो। और ये हमारा यहाँ पे हो गया सर्वर। आईपी दे दो तो 192.168.101.100 सर्वर का आईपी 192। तो 192 हो गया, तो 192.168.102.102.100 पोर्ट नंबर हो गया। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो एक डायनेमिक पोर्ट का इस्तेमाल करेगा, सर्वर को एक वेल नोन पोर्ट पे हिट करेगा। तो जो पीसी है वो एक पैकेट बनाएगा। तो पीसी ने एक पैकेट बनाया और पैकेट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा जैसे कि सोर्स आईपी पीसी का 192.168.101.100, डेस्टिनेशन आईपी सर्वर का 192.168.102.100, सोर्स पोर्ट 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट 443 और सिन सिन रिक्वेस्ट यहाँ पे हमारी जाएगी। हो गया हमारा। तो पीसी ने एक पैकेट बनाया, पैकेट जाएगा फायरवॉल के पास, फायरवॉल, पीसी ने पैकेट बनाया, पैकेट दे दिया फायरवॉल के पास, फायरवॉल एक तैयार करेगा, तीसरे स्टेप में डेटा बेस तैयार करेगा। डेटाबेस में क्या होगा कि 192.168.101.100 जा रहा है किसके पास, गया है 101.100, गया है 192.168.102.100 के पास, सोर्स पोर्ट 1025 और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है हमारा, हाँ सोर्स पोर्ट हो गया 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट 443 के पास गया है। और पहले क्या जा रहा है, सिन। इस प्रकार का एक डेटाबेस यहाँ पे बनेगा। डन हुआ। डेटाबेस बनने के पश्चात ये वाला पैकेट भेज दिया जाएगा सर्वर के पास, सर्वर ने पैकेट को रिसीव किया, अब सर्वर जवाब देगा। तो सर्वर ने तैयार किया एक रिप्लाई पैकेट, अब सोर्स आईपी हो जाएगा सर्वर 192.168.102.100, डेस्टिनेशन आईपी 192.168.101.100, सोर्स पोर्ट रिटर्न में 443, डेस्टिनेशन पोर्ट 1025, सिन के जवाब के अंदर सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। इस प्रकार का रिप्लाई पैकेट क्या हुआ, तैयार हुआ और ये रिप्लाई पैकेट भेज दिया गया फायरवॉल के पास। अब फायरवॉल चेक करेगा क्या कौन आ रहा है, यानी कि चेक करो कौन आ रहा है, 102 मैच कर गया। किस कौन सा पोर्ट लेके आ रहा है, 443। तो सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट हमारे डेटाबेस से मैच कर गए, सोर्स आईपी भी और सोर्स पोर्ट भी मैच कर गया। किसके पास जा रहा है, 101.100, 101.100 के पास जा रहा है। किस पोर्ट पे जा रहा है, 1025। तो हमारे जो है डेस्टिनेशन भी मैच कर गया, तो आईपी भी क्या कर गया, मैच कर गया, और पोर्ट भी क्या कर गया, मैच कर गया। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे, सिन प्लस एक आ रहा है, तो ये आ रहा है सिन प्लस एक। तो सिन प्लस एक कब आता है, जब सिन जाता है तो सिन के जवाब में ही सिन प्लस एक आता है। डन। तो अंदर से जो बाहर क्या गई थी, अंदर से बाहर हमने भेजी थी रिक्वेस्ट, और ये उसी रिक्वेस्ट का क्या आ रहा है, उसी रिक्वेस्ट का रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि हमारी लेयर 3 इंफॉर्मेशन भी मैच हो गया, सोर्स आईपी भी मैच कर गया हमारे से, और डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट मैच हो गया। तो ये क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। अगर ये मैच नहीं होगा तो ये डिनाई कर दिया जाएगा। तो अंदर रिप्लाई आया, वो तो अलाउ हो गया। अब मान के चलो सर्वर रिप्लाई के स्थान पे क्या भेज देता है, रिप्लाई के स्थान पे सर्वर भेज देता है रिक्वेस्ट भेज देता है। तो सोर्स आईपी सेम, डेस्टिनेशन आईपी सेम। अगर सर्वर रिक्वेस्ट भेज रहा है तो अब यहाँ पे हमारे पोर्ट नंबर्स बदल जाएंगे। पोर्ट नंबर किस प्रकार से बदल जाएंगे, क्योंकि अगर सर्वर इनिशिएटर है तो उस केस के अंदर सर्वर किस पोर्ट का इस्तेमाल करेगा, एक डायनेमिक पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। पीसी को एक्सेस करना चाहता है RDP33
89। अब चेक करो कितना, 102, 102 मैच कर गया। ठीक है, कितना पोर्ट आ रहा है, 1025, तो आईपी तो मैच कर गया, लेकिन पोर्ट नंबर क्या नहीं किए, मैच नहीं किए। किसके पास जा रहा है, 101, 101 आईपी तो मैच कर गया यहाँ पे। कितने के पास जा रहा है, 3389, 3389 मैच नहीं किए। तो ये हमारा मैच नहीं किया। तो जब मैच नहीं किया और पहली रिक्वेस्ट आई है तो सिन आई है, तो सिन के जवाब में ना तो लेयर 3 मैच कर रहा है ना लेयर 4 मैच कर रहा है। तो ये वाला हमारा जो पैकेट है, ये वाला पैकेट क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है, जब भी स्टेटफुल फायरवॉल के पास कोई पैकेट आता है वो एक डेटाबेस बनाता है, डेटाबेस बना के बाहर भेज देता है पैकेट को। जब रिवर्स पैकेट आता है तो पहले केस में पैकेट की इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से मैच किया, मैच होगा तो अलाउ और मिसमैच होगा तो डिनाई। जो आपको डायग्राम से समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा स्टेटफुल फायरवॉल है मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को जब पैकेट ट्रेवल करता है फायरवॉल से। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है स्टेट ऑफ कनेक्शन को स्टेट टेबल के अंदर, ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल में स्टेटफुल फायरवॉल फॉरवर्ड कर देता है पैकेट को वास्तविक एक्चुअल डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट, तो स्टेटफुल फायरवॉल मैच करता है रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल से। यदि रिप्लाई पैकेट मैच करता है, पैकेट स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो वर्तमान समय के अंदर जो ऑल फायरवॉल इन प्रेजेंट टाइम आर स्टेटफुल, वर्तमान समय के अंदर जितने भी फायरवॉल्स हैं वो सारे के सारे स्टेटफुल फायरवॉल है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट टेबल। तो ये स्टेट टेबल बोलो, कनेक्शन टेबल बोलो, सेशन टेबल में हो सकता है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे हो सकती है। उसके पश्चात आता है हमारा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हमारा क्या है ये हमें जानना है। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को जानने के लिए पहले रिक्वायरमेंट समझो। रिक्वायरमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से है कि XYZ कंपनी के अंदर एक लोकेशन है ब्रांच 1 जहां पे उनके पीसीज कनेक्टेड हैं, जहां पे उनके सर्वर कनेक्टेड हैं। दूसरी लोकेशन पीसी कनेक्टेड हैं और उनके सर्वर्स कनेक्टेड हैं। उन दोनों लोकेशंस पे उन्होंने अपना नेटवर्क बना रखा है। तो पीसी से स्विच, पीसी से स्विच, पीसी से इस प्रकार से हमारा हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे हुआ, डन हुआ। और इसको स्विच को राउटर के साथ, स्विच को हमने राउटर के साथ क्या कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और राउटर से राउटर लीस्ट लाइन लगा सकते हो, राउटर से राउटर आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन डिप्लॉय कर सकते हो, यानी इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्टिविटी दे सकते हो। और राउटर से राउटर MPLS VPN भी आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारी कनेक्टिविटी है। हमने क्या लगाया हुआ है, हमने लगाया हुआ है राउटर। राउटर पे आपने क्या किया हुआ है, आईपी एड्रेसिंग की हुई है। राउटर पे आपने क्या किया हुआ है, राउटिंग की हुई है। राउटर पे आपने नेटिंग की हुई है। राउटर पे आपने VPN चलाया हुआ है। तो इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने दोनों जगह की हुई है। अब हमें जरूरत पड़ी कि हमें अपने ये रिसोर्सेज सिक्योर करने हैं। तो सिक्योर करने के लिए राउटर को हटा के क्या लगाया जाएगा, राउटर को आप हटाओगे और फायरवॉल लगाओगे। तो जैसे ही आपने फायरवॉल लगाया, फिर से आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, नेटिंग, VPN और उसके पश्चात फायरवॉल की क्या लगाओगे, पॉलिसीज लगाओगे। अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब आईपी एड्रेसिंग हो रखा है क्यों करें, राउटिंग हो रखा है क्यों करें, नेटिंग हो रखा है क्यों करें, VPN हो रखा है क्यों करें, यानी हम एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करना चाहते। तो आपको बस फायरवॉल पॉलिसीज ही चाहिए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट
फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को हम जो है लेन और गेटवे के बीच में डिप्लॉय करते हैं और लेन की गेटवे से कनेक्टिविटी ब्रेक कर देते हैं। तो ट्रैफिक एक इंटरफेस से आएगा, दूसरे पे जाएगा, और अब जो ट्रैफिक हमारा जाएगा वो थ्रू पॉलिसीज के इन और आउट होगा। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ना तो कोई आईपी चेंज किया, ना कोई मैक एड्रेस चेंज किया, बट फिर भी हमने अपने नेटवर्क के अंदर फायरवॉल डिप्लॉय कर दिया। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपको फायरवॉल पॉलिसीज ही चाहिए, नेटवर्क चेंज नहीं करना है, तो हम ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस पे काम करता है? लेयर 2 पे। इधर से आने वाले फ्रेम को उधर और उधर से आने वाले फ्रेम को एक दूसरे इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर देता है। तो यही है हमारा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल काम करता है लेयर 2 पे, अथवा ये फॉरवर्ड करता है फ्रेम को डेस्टिनेशन मैक के आधार पे, लेकिन इसके पास अभी भी कैपेबिलिटी है कि वो फिल्टर कर सकता है ट्रैफिक को लेयर 2 से लेके लेयर 7। दूसरे वेंडर्स के अंदर ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है, या तो सेम नेम के साथ या डिफरेंट नेम के साथ, जैसे कि वी वायर। तो सिस्को के अंदर ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के नाम से अवेलेबल है। फोर्टीगेट में ये दोनों नाम से अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और वर्चुअल वायर। और पोलो अल्टो के अंदर ये केवल वर्चुअल वायर के नाम से अवेलेबल है। फायदा क्या होगा? एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ये है कि आप डिप्लॉय कर सकते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को अपने नेटवर्क के अंदर। यदि आप चाहते हो इम्प्लीमेंट करना फायरवॉल अपने नेटवर्क में, लेकिन बिना रीएड्रेसिंग किए सराउंडिंग डिवाइस की, और बिना नेटवर्क को रीडिजाइन किए, यानी हम नेटवर्क के अंदर कोई चेंजेस नहीं चाहते, बट फिर भी हम फायरवॉल डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो हम ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट। हाँ, हो गया। तो इसमें एक हमारा बचा, कौन से वाला? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को ही हम बोलते हैं यहाँ पे सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। इसको सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन भी बोलते हैं, यह इसको बोला जाता है रेप्यूटेशन बेस फायरवॉल। रेपुटेशन बेस्ड फायरवॉल भी हम इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या फिर सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन या रेपुटेशन बेस्ड फायरवॉल क्या है ये समझ लेते हैं। तो समझने के लिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास हो गया यहाँ पे एक पीसी को हमने कनेक्ट कर दिया एक फायरवॉल के साथ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीसी को हमने कनेक्ट किया यहाँ पे फायरवॉल के साथ। फायरवॉल को हमने कनेक्ट कर दिया इंटरनेट के साथ। ठीक है जी। और ये हो गया हमारा पब्लिक सर्वर। हो गया। अब क्या करना है? तो अभी जो हमारा नॉर्मल फायरवॉल होता है, तो नॉर्मल फायरवॉल पे हम बनाते हैं कि अगर आपका क्या है, नॉन अटैक है, तो नॉन अटैक, अगर आपको पता है कि अटैक हमारा नॉन है, तो उसको हमने क्या कर देना है, एक्शन डिनाई। अब नॉन अटैक कैसे पता चलेगा? नॉन अटैक पता चलता है सिग्नेचर्स से। तो हमारे पास सिग्नेचर्स हो गए। अगर इस प्रकार का पैटर्न हमें अपने डेटा में मिलता है, तो वो अटैक है और उसको क्या कर दो, डिनाई कर दो। डन हुआ। तो अब जो यूजर है XYZ यूजर, जो इस पीसी पे बैठा हुआ है, वो पब्लिक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, वहां से एक फाइल आई। अब फाइल के अंदर नॉर्मल डेटा है, तो
वो हमारे नॉन अटैक से मैच नहीं करेगा, तो मैच नहीं करेगा तो क्या हो गया, अलाउ हो गया। तो नॉर्मल डेटा को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जो ये हमारा डेटा है इसके अंदर हमें वायरस मिलता है, चाहे इस प्रकार का हो या इस प्रकार का हो, एक या कोई भी हमारे पास फाइल आई, जो फाइल आई वो हमारे नॉन अटैक से मैच कर गई, मैच हो गई तो इसे क्या कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया। तो मैच होते ही इसको क्या कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। तो नॉर्मल फायरवॉल केवल नॉन अटैक को ही डिनाई करती है। ठीक है। अब अटैक तो डे बाय डे नए नए डिस्कवर होते हैं, तो क्या, तो अब मान के चलो यहाँ पे एक अटैक आया जिसको हम बोलते हैं ZDA, जीरो डे अटैक बोलो या अननोन अटैक बोलो, जो भी आपने कहना है, जीरो डे अटैक या अननोन अटैक हमने इसको बोलना है। जो जस्ट अभी अभी नया अटैक लॉन्च हुआ है, फाइल आई, हमारे नॉन अटैक से मैच नहीं हुई, तो वो क्या कर दिया, अलाउ। तो यानी ZDA हमारे नेटवर्क के अंदर जो है हमारे सिस्टम को क्या कर लेगा, कॉम्प्रोमाइज कर देगा। तो अब हमें अपने नेटवर्क को इस ZDA से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें हमारे फायरवॉल के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए किस चीज की, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन की। तो ये काम तो आपका कोई भी फायरवॉल करेगा, लेकिन अब हमारे पास है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर हम रूल बनाएंगे कि यदि क्या है, अननोन अटैक यदि होता है जिसको तुम नहीं जानते, तो अननोन अटैक यदि आपके नेटवर्क में होता है तो उस केस में हमें क्या लेना है, एक्शन लेना है और सेंड कर दो इंफॉर्मेशन टू cloud/data center। तो अगर अननोन अटैक होता है तो इंफॉर्मेशन किसको दे दो, क्लाउड को दे दो। अब ये जो रूल है अननोन अटैक, ये वही बना सकता है, सेकंड वाला रूल केवल और केवल उन्हीं पे बनता है जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है, या इसी को बोला जाता है सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर ही आपका होता है ये रूल जिसको हम बोलते हैं सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। डन हुआ। तो अब फिर से अटैक करो, तो फाइल आई, तो जो फाइल आई वो हमारा जो नॉर्मल फायरवॉल है उससे मैच नहीं की, तो किससे मैच कर गई, अननोन अटैक से। तो अननोन अटैक से मैच हुई तो इसकी इंफॉर्मेशन किसको दे दो, डेटा सेंटर को दे दो। अब डेटा सेंटर का मतलब हो गया जिस कंपनी का फायरवॉल उसका डेटा सेंटर। फायरवॉल अगर फोर्टिगेट का है तो क्लाउड भी किसका रहेगा, फोर्टिगेट का रहेगा। फायरवॉल पेलो अल्टो का, तो क्लाउड ये अपने वेंडर को ही दिया जाता है, दूसरे को ये नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे इंटरनेट पे ही कहीं कौन कनेक्टेड होगा, आपका फायरवॉल वेंडर कनेक्टेड होगा, जिसका हम बोले तो डेटा सेंटर या आपका क्लाउड हो गया। अब ये ही फाइल उस डेटा सेंटर को भेज दी जाएगी कि ये हो गया फाइल नॉर्मल डेटा, उसके अंदर जो भी आपका वायरस था जिसको हम क्या बोल रहे थे, ZDA बोल रहे थे, फाइल सबमिट कर दी गई। अब जब फाइल आपने सबमिट कर दी गई तो इसको जो इंजीनियर्स वहां पे वो बैठे हुए होंगे जिनका काम है वो उसको एनालाइज करेंगे और वो बताएंगे कि जो ये आया है दिस इज इक्वल टू वायरस, वो ये क्या है, वायरस है। उस वायरस का क्या निकाला जाएगा, एंटी वायरस निकाला जाएगा, या बोलेंगे ये उसका क्या निकाला जाएगा, अपडेट निकाला जाएगा। अब जो भी आपका क्या तैयार हुआ है उस वायरस का एंटीवायरस अपडेट जो भी तैयार हुआ है, तो ये क्या तैयार हो गया, यहाँ पे उस वायरस का
अपडेट तैयार हो गया। अब जो ये अपडेट उन्होंने बनाया है, उस अपडेट को किसको दे दिया जाएगा? फायरवॉल को दे दिया जाएगा। फायरवॉल उसे क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके अपने डेटाबेस के अंदर ले आएगा। अब ये अननोन नहीं रहा, क्या हो गया? नॉन हो गया। अब ये नॉन हो गया तो इसको हम अब क्या कर सकते हैं? नॉन होने पे ये हमारा तो आफ्टर अपडेट, तो आफ्टर अपडेट, आफ्टर अपडेट ZDA, जीरो डे अटैक, विल बी डिनाई। अपडेट के पश्चात ZDA डिनाई रहेगा, लेकिन बिफोर अपडेट, जब तक अपडेट नहीं आता है, क्योंकि ये मैच नहीं किया था, तो बिफोर अपडेट क्या रहेगा? वो फाइल आपका जो भी था XYZ, जो फाइल थी जिसके अंदर हमारा क्या था? ZDA था, जीरो डे अटैक था, तो यहाँ पे बिफोर अपडेट, अपडेट से पहले ZDA विल बी अलाउ। अपडेट से पहले जेड जीरो डे अटैक अलाउ रहेगा, अपडेट के पश्चात डिनाई रहेगा। तो यही जो प्रोसेस हुई है, फायरवॉल के पास एक फाइल आई, वो उसको नॉन अटैक से मैच नहीं किया, अननोन से मैच करके क्लाउड को दे रहा है। क्लाउड उसको क्या दे रहा है? अपडेट दे रहा है, वो उसको एक्सेप्ट करके नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यही जो प्रोसेस हुई है, यही हमारा क्या है यहाँ पे? दिस इज सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन के अंदर एक डिवाइस एक फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को देती है डीपर इंस्पेक्शन के लिए। डन हुआ। डीपर जो सिस्टम है वो उसको अपडेट देता है, जो अपडेट दिया है उससे वो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब प्रश्न ये है कि ये जो अपडेट है कितनी फ्रीक्वेंटली आएगा? तो वेंडर्स ये कहते हैं कि अगर मान के चलो जैसे अभी टाइम हुआ है कितना, 12:55 हुआ है, तो अपडेट आपको 3 से 5 मिनट में मिल जाएगा, यानी कि 1 बजे तक आपको क्या मिल जाएगा? आपका अपडेट मिल जाएगा। डन हुआ। तो जिस भी फायरवॉल के अंदर सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की कैपेबिलिटी है, उसी को हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो पोलो अल्टो फायरवॉल, फोर्टिगेट फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल और फायर पावर, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, जो एक फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को देते हैं डीपर इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है। और वो उनको फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सिस्टम जो अपडेट देगा उसके हिसाब से वो नेटवर्क को प्रोटेक्ट यहाँ पे करेंगे। तो ये होता है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो ये सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की कैपेबिलिटी जिस फायरवॉल में होगी वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होगा, या जिस आईपीएस में होगी तो वो नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस आपका कहलाएगा। तो ये था हमारा यहाँ पे कि फायरवॉल क्या है और फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो आज हमने आपको अवेयर कराया किसके बारे में? कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, फायरवॉल क्या है, फायरवॉल टेक्निक्स क्या है, उनके बारे में आपको जो है अवेयर कराया। नेक्स्ट हमारा रहेगा फोर्टिगेट इंट्रोडक्शन या फोर्टिगेट फीचर्स। वैसे तो वो आपको सारा बता ही दिया है कि दिस इज अबाउट ऑल अबाउट फोर्टिगेट फीचर्स। फोर्टिगेट कौन कौन से फीचर देता है, फिर भी कल एक बार और बात कर लेंगे। ठीक है। तो आज हमारा इतना ही रहेगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो, वरना सेशन फिनिश। कल मिलते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने किया था किसके बारे में? कोर्स फोर्टिगेट हमारा कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन हो गया था, फायरवॉल इंट्रोडक्शन हो गया था। फोर्टिगेट फीचर्स के बारे में हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके थे, फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो यही वो फीचर्स हैं हमारे जो फोर्टिगेट प्रोवाइड करता है। तो फोर्टिनेट फोर्टिगेट फायरवॉल
तो सबसे पहला जो फीचर है, जो हमारा FortiGate फायरवॉल है, वो कैसा फायरवॉल है? स्टेटफुल फायरवॉल है। और वेन स्टेटफुल फायरवॉल का भी, यानी कि जब भी फायरवॉल से ट्रैफिक जाएगा तो ये उस सेशन, उस कनेक्शन की इंफॉर्मेशन को लर्न करके रखेगा। जो रिक्वेस्ट अंदर से बाहर गई है उसी का ये रिप्लाई अलाउ करेगा। उसके पश्चात स्टेटफुल फायरवॉल के साथ साथ जो अनदर फीचर आपको बताए थे, ये एज ए ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट फायरवॉल भी काम कर सकता है। और L2 के अंदर इस पे आप वर्चुअल वायर भी डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है। जो हमारा फायरवॉल है FortiGate का, वो CLI एंड GUI के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। ये आपका IP वर्जन 4 की क्या सपोर्ट करता है? राउटिंग सपोर्ट करता है, जिसके अंदर आपका आता है स्टैटिक राउटिंग, और स्टैटिक राउटिंग के पश्चात स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग सपोर्ट करता है, रिप सपोर्ट करता है, OSPF सपोर्ट करता है, ISIS सपोर्ट करता है, BGP आपका सपोर्ट करता है। उसी प्रकार ये हमारा IP वर्जन 4 के साथ साथ IP वर्जन 6 की भी राउटिंग सपोर्ट करता है, जिसमें स्टैटिक, डायनेमिक, रिप, OSPF, ISIS, MPBGP ये सपोर्ट करता है। जब राउटिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये IP वर्जन 4 के साथ साथ IP वर्जन 4 पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सपोर्ट करता है, IP वर्जन 6 की भी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सपोर्ट करता है। और यहाँ पे हम बोले तो यूजर ऑथेंटिकेशन, ये यूजर ऑथेंटिकेशन भी आपका भी सपोर्ट करता है। फिर यूजर ऑथेंटिकेशन के पश्चात बात आती है VPN की। तो VPN के अंदर ये आईपी सेक VPN सपोर्ट करता है। IPsec VPN के अंदर ये सपोर्ट करता है साइट टू साइट VPN, ये सपोर्ट करता है डायलअप VPN, और ये सपोर्ट करता है AD VPN, आउटो डिस्कवरी VPN, जो आपको कल बताए थे। उसके साथ साथ अनदर वेंडर्स की तरह ये SSL VPN भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। उसके पश्चात आती है हाई अवेलेबिलिटी। तो ये आपका हाई हाई अवेलेबिलिटी या बोले तो HA सपोर्ट करता है। HA के अंदर ये एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव दोनों प्रकार का HA सपोर्ट करता है। उसके पास ये तो हो गए हमारे जो है नॉर्मल फीचर्स। उसके पश्चात यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो SLB, सर्वर लोड बैलेंसिंग। तो IP वर्जन 4 सर्वर लोड बैलेंसिंग सपोर्टेड है, और IP वर्जन 6 सर्वर लोड बैलेंसिंग भी ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। सर्वर लोड बैलेंसिंग के साथ साथ आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो VRRP, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। आप बना सकते हो एडमिन प्रोफाइल्स, यहाँ पे आप बना सकते हो। आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो फोर्टिनेट का SD-WAN, जो कल आपको बताया था। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो FSSO, फोर्टिनेट सिंगल साइन ऑन डिप्लॉय कर सकते हो। आप इंटरफेस रिडंडेंसी डिप्लॉय कर सकते हो, जिसके अंदर ईथर चैनल और रिडंडेंट इंटरफेस आप डिप्लॉय कर सकते हो। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यानी कि 40 एनालाइजर का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, 40 मैनेजर का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है। और इसके साथ साथ इस पे जो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर जो फीचर्स होता है, आप यहाँ पे डिक्रिप्शन भी, डिक्रिप्शन ये बोले तो उसको हम बोलते हैं HTTPS इंस्पेक्शन बोलो,
ठीक है, HTTPS इंस्पेक्शन और जिसको SSL डिक्रिप्शन बोला जाता है वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और अनदर वेंडर्स की तरह इस पे जो है सिक्योरिटी प्रोफाइल्स भी इनेबल कर सकते हो, जिसमें आपके आते हैं कौन से, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, आईपीएस हो गया, आईपीएस वगैरह के लिए हो गया, और URL फिल्टरिंग वगैरह की प्रोफाइल्स भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये वो फीचर्स हैं जो हमारा फोर्टिनेट कंपनी का फायरवॉल फोर्टिगेट सपोर्ट करता है। ठीक है जी। तो अब ये हो गया। तो हाँ, ये याद रहे कि जो हमारा फोर्टिगेट फायरवॉल है वो स्टेटफुल फायरवॉल भी है। वो आपका स्टेटफुल फायरवॉल होने के साथ साथ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट भी सपोर्ट करता है। वीपीएन में आईपीसेक और एसएसएल प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। आईपीसेक की मदद से साइड टू साइड डायल अप और एडीवीपीएन कॉन्फ़िगर करेगा, और एसएसएल वीपीएन भी आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेगा। और फायरवॉल को आप सेंट्रलाइज, अगर फायरवॉल के पास मल्टीपल फायरवॉल हैं तो उनके लॉग्स को आप कलेक्ट कर सकते हो सेंट्रलाइज एनालाइजर डिवाइस पे, फोर्टी एनालाइजर पे। मल्टीपल फायरवॉल को फोर्टी मैनेजर के द्वारा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, जो आपको कोर्स में बताया गया है और हम करेंगे। अब इस यही जो फीचर्स आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं, यही फीचर्स हर वेंडर का फायरवॉल आपको देता है। तो चलते हैं हम यहाँ पे किसकी तरफ, लैब सेटअप की तरफ।